कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, तो अब आ जाओ। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का थर्ड लेक्चर है। बेसिकली इसमें अपन लोग क्या करेंगे, ऐसे बहुत से नेचुरल मेथड्स होते हैं, हाँ, जिस मतलब किसके लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, और बहुत से ऐसे टर्मिनल मेथड मतलब कि स्टेरिलाइजेशन करा लेते हैं। अरे वो सुने होंगे ना, वो कुत्ते बिल्लियों के नाम हैं, अरे वो वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, टॉमी, हाँ, वो सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेन चीज़ जो है वो है MTP, जो कि इस लेक्चर में मैं डाल दूंगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिससे क्वेश्चन पूछता ही है। वो बहुत मज़ेदार चीज़ है, देखते जाओ। तो बस चलो शुरू करते हैं नेचुरल मेथड से। हाँ, तो इसमें नेचुरल मेथड में सबसे पहला जो है वो रिदम या फिर पीरियोडिक एब्सिस्टेंस मेथड। ये क्या होता है, मतलब परहेज, समझ लो क्या करना है अपने को, परहेज मतलब जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें अपन को ये जो 10 से 17 डेज होते हैं, क्योंकि 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब में ओवम आ जाएगा, तो उस दिन हमें क्या करना है, परहेज करना है। मतलब कि उस दिन हमें कोइटस नहीं करना है, उस दिन हमें इंटरकोर्स नहीं करना है। और अगर ज़्यादा ही तलब है किसी को कि भैया नहीं हमें करना ही है इंटरकोर्स, बिना उसके नींद नहीं आएगी, तो अपन को किसका इस्तेमाल करना है, बैरियर मेथड, जो आपने पहले ही अपन ने देखा था पिछले वीडियो में। बैरियर मेथड का आप इस्तेमाल कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर दूसरी है विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्ट। देखो पहले के ज़माने में भी तो कोइटस होते थे, तो उस समय क्या होता था, देखो जो मेल है उसमें पहली चीज़ होती है इरेक्शन पेनिस की, फिर होती है इजैकुलेशन। तो ड्यूरिंग इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेशन जब होने वाला होता है, क्योंकि इजैकुलेशन थोड़ा सा ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब वो जब ब्रेन चाहेगा तभी इजैकुलेशन होगा। तो विड्रॉल मतलब उस इजैकुलेशन के समय पेनिस को बाहर निकाल लेना, कहाँ से, वेजाइना से, ताकि क्या हो, जो स्पर्म है वो अंदर न जा पाए, समझ रहे हो। फिर लैक्टेशन अमीनोरिया, ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे एक मतलब क्वेश्चन पता कैसे पूछेगा लैक्टेशन अमीनोरिया से, वो ये क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट्स दे देगा 4, और बताओ विच इज़ अ सेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो याद रखना लैक्टेशन अमीनोरिया क्या है, ये मतलब अच्छी चीज़ है। देखो क्या होता है ड्यूरिंग जब जैसे किसी को बेबी हुआ, तो जब वो डिलीवरी होगी, अच्छा डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के कितने बाद, वो भी ज़रूरी है, डिलीवरी के कितने बाद। देखो जो डॉक्टर्स बोलते हैं और जो मेडिकल फील्ड बोलती है वो है 6 मंथ्स, कितना, 6 महीने के लिए। मतलब डिलीवरी के बाद, जैसे किसी को बेबी हुआ, उसकी डिलीवरी के बाद 6 महीने तक जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये MC मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नहीं आधे तो वहीं चले जाएंगे, क्या है ये MC, क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी तो क्या ओवम फेलोपियन ट्यूब पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो ओव्यूलेशन के कोई चांसेस ही नहीं होंगे। ओव्यूलेशन चांसेस नहीं होंगे तो क्या प्रेगनेंसी के चांस होंगे, नहीं होंगे। तो याद रखना जो डिलीवरी हुई बेबी की, उसके 6 महीने, मतलब उसके बाद 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, तो आप कोई इंटरप्ट, मतलब वही आप इंटरकोर्स कर सकते हो बिना कोई संकोच के। लेकिन हाँ, ये चीज़ हर फीमेल में अलग अलग होती है, किसी के लिए 9 मंथ्स की भी होती है, किसी के लिए 12 मंथ्स की भी होती है। एक ही एवरेज मैंने बता दी है 6 मंथ्स, समझो। उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, तो आप कोइटस कर सकते हो और प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो याद रखना, ये क्या था, नेचुरल मेथड। अब सुन, और भी होते हैं नेचुरल मेथड। क्या होता है ना, जब ओव्यूलेशन होता है, अच्छा जो ओव्यूलेशन होता है, जब फीमेल में ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, क्या बोल दिया आपने, अरे सुनो तो, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है ना फीमेल का, वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस दिन आपको क्या करना है, रुकना है। उस दिन आपको इंटरकोर्स नहीं करना, अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर चौथी चीज़ क्या होती है ना, जब ओव्यूलेशन होता है तो जो सर्वाइकल म्यूकस होती है, अच्छा जो सर्वाइकल म्यूकस होती है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। तुम भी यार कहाँ चक्करों में पड़े, इसलिए बढ़िया एक बैरियर मेथड का उपयोग करो, बैरियर मेथड का एक उपयोग करो और बढ़िया इंटरकोर्स कर दो, उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं तो तुम फिर थर्मामीटर लेके बैठोगे कि भैया बेसल बॉडी टेम्परेचर देख लें, बढ़ा नहीं है, अगर बढ़ गया होगा तो ओव्यूलेशन, तो भैया मान लो फीवर आ रहा होगा किसी को, तो इससे बढ़िया क्या है, बैरियर मेथड, क्योंकि वो किससे रोकता था, STD से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को रोक देता था। अरे यार अपन ने पढ़ा है, ये सब क्या है, नेचुरल मेथड है, ये सब तो ठीक है। अब अपन बात करेंगे टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड मतलब स्टेलाइजेशन। हमने 2 ही चीज़ें पढ़नी है, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। कुत्तों के नाम नहीं है, नहीं आधे तो वहीं टॉमी में घुस जाएंगे, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो आ जाओ। तो देख, टर्मिनल मेथड में मतलब सर्जिकल मेथड, वो आपने सुना होगा, बिना टाका नसबंदी समझ वो, अरे यार ये तो स्लोगन चलता है, बिना टाका नसबंदी करवा लो। उसमें क्या रहता है कि जो गैमिट का जो ट्रांसपोर्ट है, बेसिकली जो हमारे स्पर्मेटोजोआ हैं, ओवम है, उनका ट्रांसपोर्ट को हम ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा ब्लॉक क्यों करना है, अरे अगर ब्लॉक नहीं होंगे तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाएंगे, और मान लो अगर इंटरकोर्स हुआ तो समझो ना, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। कैसे मज़ेदार चीज़ है, देखो मेल स्टेरिलाइजेशन इंडिया में, फीमेल स्टेरिलाइजेशन इंडिया में 85% महिलाएं कराती हैं, अच्छा, और मेल स्टेरिलाइजेशन 10 से 15%। अब इसमें क्या स्कीम है,
मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें क्या स्कीम है, क्या होता है, ले जाने वाले को 700 रुपये, जो लेके जाएगा उस पर्सन को कि भाई स्टेलाइजेशन करा लो, तो उसको 700 रुपये मिलेगा, और जो कराता है, जो स्टेलाइजेशन कराता है, उसको 1500 रुपये मिलता है। अब देख, एक केस हुआ था, क्या केस हुआ, एक दादा आए थे, अच्छी खासी उम्र थी उनकी, दादा आए, वो स्टेलाइजेशन कराने आए थे, उन्होंने स्टेलाइजेशन करा लिया। अब वो 15-20 मिनट के बाद ऐसे ही छोड़ उनको बोल देते कि आप चले जाओ घर पे, वो चले गए घर पे। फिर एक हफ्ते बाद फिर आ गए, बोलते कि काहे डॉक्टर साहब तुमने बोली थी कि कछु नहीं भयो होएगो, हमने स्टेलाइज जे करवा लो तो स्टेलाइजेशन उते हम फिर वो उते हमारी वो अम्मा को वो होगा, प्रेगनेंसी हो गई, तुम यार डॉक्टर साहब परेशान कर रहे हैं हमें, हद कर रहे हैं यार। तो भैया याद रखना, कोई भी अगर स्टेलाइजेशन कराता है तो डॉक्टर्स उससे बोल देते हैं कि भैया 1-2 हफ्ते रुक के इंटरकोर्स करना। क्यों? ताकि जो पहले से स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है, अरे यार जो पहले से स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाए, वापस एब्जॉर्ब हो जाए, कहाँ पे, टेस्टिस में। याद रखना, बहुत बहुत हंसी हुई थी कि वो आए दादा बोलते कि तुमने स्टेलाइजेशन तो करो, तो प्रेगनेंसी हो गई, तुम यार रद्द कर रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम घर पे पिट रहे हैं, हम जो तुमने बोली तो कछु नहीं भयो को। तो याद रखना कि स्टेलाइजेशन जब कराते हैं तो उससे 2 से 3 हफ्ते वो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आप ये इंटरकोर्स मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो याद रखना याद रखना, कितने रुपये मिलेंगे ले जाने वाले को, 700 रुपये। देख लो अपने में कोई है अगर ऐसा दोस्त जिसकी स्टेलाइजेशन करानी है तो देख लेना, कराने वाले को कितने, 1500। ये हाँ, अब ये है क्या, ये तो समझा। देख, फीमेल स्टेलाइजेशन में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्यों बोला, इसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब, कौन, फेलोपियन ट्यूब, अरे ट्यूब से याद रखना ना, ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल्स में। किसमें होता है, फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं। अरे पहले कट करोगे, फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, स्लाइड चला देंगे, फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, उसको लाइगेट कर देंगे, बांध देंगे, ताकि क्या ओवम अगर आए तो फेलोपियन ट्यूब तक ना आ पाए। अच्छा, तो पता किसी किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर फेलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा ओवम तो वो कहाँ जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, वो वहाँ तक आएगा, अब उसको आगे रास्ता नहीं मिलेगा तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर बॉडी में कहीं पे भी चला जाएगा। अच्छा, और मेल में क्या होता है, मेल में होता है वेसेक्टोमी। कुत्तन जैसे नाम है जी, क्या है बवाल ससुर, वेसेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी वासा डिफरेंस होती है पुरुषों में, जो वासा डिफरेंस होती है उसको कट करके लाइगेट कर देते हैं, बस सिंपल सिंपल, बिना कांटा नसबंदी। याद रखना, टर्मिनल मेथड है। और याद रखना, एक किसी ने अगर सिलेक्शन कराया है तो बोल देना भैया 2 हफ्ते मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगी, गुड न्यूज़ समझ गए। तो ये क्या है अपना टर्मिनल मेथड, सिंपल था, मज़ा आया होगा मैं सोच रहा हूँ। अब है अपने पास MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत बढ़िया चीज़ है, देखना। हाँ, तो ये और पढ़ते जाओ जाने मन हो, ये और सुन लो जाने मन। तो देख, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये इसमें क्या होता है ना, इंड्यूस किया जाता है अबॉर्शन। क्यों करना है इंड्यूस, देखो क्या होता है, ऐसे बहुत से इश्यूज़ होते हैं। कैसे इश्यूज़, मान लो कोई फीमेल है जिसका रेप हो गया, तो अब वो बच्चा वो रखना तो चाहेगी नहीं, तो इसके लिए ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दिया गया। ये बहुत मतलब डिबेटेड एक चला था उस टाइम पे, बहुत सी कंट्रीज़ में डिबेट चला कि ये चीज़ इंड्यूस कराएं कि ना कराएं। तो इतना याद रखना, इंड्यूस एबॉर्शन है, इंड्यूस एबॉर्शन। और इंडिया में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछ सकते हैं, इंडिया में जो MTP था वो कब लागू हुआ इंडिया में, सुन लो यारों, ये कब हुआ, 1971, 1971 में इंडिया में ये लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन थी ताकि मिसयूज़ ना हो सके। कैसा मिसयूज़, देखो कैसे, मतलब लोग होते हैं, मैं बोलने में शर्म आती है, डॉक्टर्स, बल्कि डॉक्टर्स ये काम करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू वो पहले करा देते हैं एमनियोसेंटेसिस अपन ने पढ़ा था, वो अभी तो बैन है, अभी नहीं पढ़ा क्या, हाँ तो अभी डाल देंगे। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, वो उससे ये डॉक्टर्स क्या करते थे, सेक्स पता कर लेते थे, सेक्स मतलब जो बेबी है उसका सेक्स पता कर लेते थे कि वो मेल है या फीमेल। और अगर फीमेल होती थी ना, कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी हैं, वो क्या करते थे, उसको मार देते थे, उसका क्या करा देते थे, अबॉर्शन करा देते थे। किसके थ्रू, MTP के थ्रू। तो कुछ इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, उसको अगर आप मिसयूज़ करोगे तो फिर आपको भी पता है जेल हो सकती है। हाँ, अब सुन, ये जो है रिलेटिवली सेफ़ होता है, मतलब जो जैसे मान लो आपके पास एक फ़ीमेल आई, ठीक है, फीमेल आई, उसका यही केस था कि वो मतलब रेप वगैरह हुआ, मतलब कोई ह्यूमैनिटी से हट के चीज़ हुई उनके साथ, ठीक है। तो उन्होंने MTP के लिए अप्लाई किया, ठीक है।
तो पहले सबसे पहले आप वो यही पूछेंगे कि ये सब चीज़ें कब हुई, मतलब जो इंटरकोर्स था वो कब हुआ, क्योंकि ये सेफ़ होता है, मतलब रिलेटिवली बता रहा हूँ, ये सेफ़ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि देखो, अब अपन ने पढ़ा था एक ट्राइमेस्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का, और अपने 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब 3 3 9 मंथ का टोटल होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 मंथ, मतलब कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स को 3 मंथ हुए हैं तो हम ये चीज़ कर देंगे आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स। कितने हफ्ते तक? अप टू 12 वीक्स, मतलब 12 वीक्स तक ये क्या है, सही है चीज़, सही है चीज़। अच्छा, इट इज़ रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्वेश्चन भी यहीं से पूछा गया है नीट में। क्वेश्चन भी है, आप लोग देखोगे ना, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि ये रिलेटिवली सेफ कब होता है। वो मैं स्लाइड चला दूंगा क्वेश्चन की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या क्या अपने को गाइडलाइंस याद रखनी है वो और सुनो। तो देख, कंडीशंस क्या क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। अगर किसी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करानी, मतलब एमटीपी करानी है, तो क्या क्या कंडीशन ध्यान रखनी है। सबसे पहली होती है मेडिकल कंडीशन, मतलब कि यदि आप एमटीपी करा रहे हो तो आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। कैसा प्रूफ? कि मान लो जो लाइफ है, मतलब जो मदर की लाइफ है वो इंडेंजर्ड हो रही है, मतलब वो खतरे में हो इस प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर यूजेनिक्स, मतलब कि जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है वो कोई सीरियस इलनेस, मतलब जैसे क्रोमोसोमल एब्रीविएशन है, जो अजीब मतलब जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उससे पैदा हो रहा हो, या फिर ह्यूमैनिटेरियन, मतलब वही रेप वाले सीन अगर हैं, तो ऐसे में क्या किया जाता है, एमटीपी किया जाता है। फिर चौथा है सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि यार पहले से ही उनके क्या हैं, 2 से 3 चाइल्ड्स हैं। अच्छा, पहले से उनके क्या है, 2 से 3 चाइल्ड्स, तो वो क्या करा सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर यह तो फेलियर हो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का, मतलब उन्होंने मान लो उन्होंने वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करा के रखी थी, लेकिन क्या हुआ, इंटरकोर्स के समय वो प्रेगनेंसी हो गई। तो इस वजह से इस ये सब क्या है, इसकी कंडीशंस है। वही मैंने बताया था ना वो दादा वाला एग्जांपल, कि वो 2 से 3 हफ्ते उनसे बोल दिया जाता है कि पहले रीअब्जॉर्ब हो जाने दो स्पर्म को, नहीं तो क्या होगा, अनवांटेड वो हो सकती है चाइल्ड, अनवांटेड चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो ये सब क्या है, कंडीशंस ऑफ एमटीपी। अब मैंने एमनियोसेंटेसिस को छेड़ दिया है, तो उसको और लपेट लेते हैं एमनियोसेंटेसिस को। तो देख, एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोसेंटेसिस देख बहुत सिंपल है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। अच्छा, ये बेसिकली सेक्स के लिए नहीं, मतलब मेल और फीमेल के लिए नहीं होता कि मेल है या फीमेल है, चाइल्ड जो बॉर्न हो रहा है उसके लिए नहीं किया जाता ये टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है कि मान लो कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है जो बच्चा आ रहा है उसमें, या फिर कोई मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई मतलब एंजाइम की कमी, जैसे अपन ने फिनाइलकीटोन्यूरिया वगैरह जो एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज़ होते हैं ना, वो है, या फिर क्या वो, या फिर ये सब चीज़ें हों, मतलब वही जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उसके लिए ये किया गया था। लेकिन इसका मिसयूज़ किया जाता था। अब तो ये बैन है, इंडिया में ये बैन है एमनियोसेंटेसिस, और अगर कोई डॉक्टर पकड़ाता है ये चीज़ करते हुए तो सीधी जेल होती है। एमनियोसेंटेसिस करते हुए अगर आप पकड़ाओगे तो एमनियोसेंटेसिस बैन है इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये फीमेल फोस्टिसाइड से रिलेटेड था। कैसे? मतलब कि क्या होता था, ये जो डॉक्टर्स थे थोड़ा बहुत पैसा लेके क्या करते थे, सेक्स बता देते थे चाइल्ड का। सेक्स मतलब अगर फीमेल होती थी तो उसकी मौत कर देते, उसका क्या कर देते थे, अबॉर्शन। मान लो अगर क्या कर देंगे, अबॉर्शन कर देंगे। तो इसके लिए इसको क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा एमनियोसेंटेसिस, वो तो बैन है, वो सबको पता है। ये क्या ऐसी चीज़, ये क्या पता कर लेता था, सेक्स डिटरमाइन कर लेता था। अच्छा, देख क्या होता है, 14 से 15 वीक, थोड़ा इसके अंदर चलें। इन 14 से 15 वीक, मतलब जो प्रेगनेंसी की वो पूरे 9 महीने होते हैं, उसमें 14 से 15 वीक मतलब कि 3.5 महीने, हाँ 3.5 से 4 महीने के बीच में ये क्या करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, एट 14 से 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एक लॉन्ग सर्जिकल निडल लेते हैं। ये मान लो एक लॉन्ग सर्जिकल निडल है, उसको फीमेल के यूट्रस में डालेंगे। अच्छा, वहाँ से क्या निकाल लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या निकालेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, क्या निकालेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। हमने पढ़ा है ना अपन ने, बेबी है उसके आजू बाजू में क्या कवर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। वो क्यों कर रहता है, ताकि वो शॉक एब्जॉर्ब हो। शॉक एब्जॉर्ब हो मतलब जैसे मान लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई फीमेल गिर जाती है गलती से, तो बेबी को कोई डैमेज ना पहुंचे, इसलिए क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है और कोई भी बैक्टीरियल डिसीज, मतलब कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है। अच्छा, तो उस समय क्या करते हैं ये लोग, सर्जिकल निडल डालते हैं और वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या रहती है, पूरी जानकारी रहती है बेबी की। क्या क्या जानकारी रहेंगी देखो। तो देख छोटे, क्या क्या जानकारी रहती है। सबसे पहली बात क्या जानकारी रहेगी, जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड निकला वो हमें बता देगा कि बेबी में कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई जेनेटिकल डिसीज़ तो नहीं है, जैसे 21 पे ट्राइसोमी तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, पटाउ सिंड्रोम तो नहीं है, ये सब नहीं है। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कोई भी एंजाइम की कमी तो नहीं है,
समझ रहे हो, कोई सबस्ट्रेट की कमी तो नहीं है। तो ये क्या बता देगा, ये कौन बताएगा, एमनियोसेंथेसिस। और क्या करता है ये जो बेकार काम है उसका, डिटेक्शन ऑफ सेक्स, मतलब ये चाइल्ड की क्या बताए, सेक्स बताए मेल है या फीमेल है, इसलिए ये चीज़ बैन की गई है इंडिया में, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे तो फिर लोग सोचते होंगे कि ऐसे फिर पता कैसे करेंगे, तो इसके लिए ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आ चुकी हैं, मतलब पहले से ही हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है बेबी को, वो पता कर सकते हैं। और सोनोग्राफी तो चल ही रही है, हाँ सोनोग्राफी है, एक्सरे है, MRI भी करवाते हैं कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में। और बहुत से ऐसे टेस्ट हो गए हैं, लैब टेस्ट हो गए हैं, जो क्रोमोसोम का एब्रीविएशन पता कर लेते हैं कि अगर क्रोमोसोम डिफ्लेक्शन तो नहीं है। तो ये अपना क्या था, एमनियोसेंथेसिस। अगर मज़ा आया हो तो बताना, और नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद अपन लोग इनफर्टिलिटी जो लास्ट टॉपिक है अपना, उस पर बनाएंगे पूरा, मतलब समझ लो इन विट्रो इन वीवो, जो अपन ने गुड न्यूज़, मतलब वही गुड न्यूज़ देनी है। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।